नमस्कार, मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं अक्षर हिंदी विषय संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है समास, जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह एमपीएसआई की परीक्षा हो या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो। किसी भी परीक्षा में यदि हिंदी विषय से कुछ भी प्रश्न आते हैं तो यह निश्चित है कि समास से भी प्रश्न आएंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार से होती है। यहां पर हमारे से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमसे सैद्धांतिक प्रश्न और व्यवहारिक प्रश्न दोनों पूछे जाते हैं। सैद्धांतिक प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो सैद्धांतिक प्रश्न कुछ इस प्रकार से होते हैं कि बताइए समास का अर्थ क्या होता है, बताइए समास की परिभाषा क्या होती है। व्यवहारिक प्रश्न कुछ इस प्रकार से होते हैं, आपको एक शब्द दिया रहेगा, जैसे आनंद मग्न पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा समास है। इसी प्रकार से हमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रश्नों दोनों के उत्तरों को निकालना सीखना होगा। शुरुआत करते हैं हम कुछ सैद्धांतिक प्रश्नों से। यदि हम समास की बात करें तो हिंदी भाषा में कुछ शैलियां चलती हैं। उन्हीं शैलियों में से एक शैली हमारे पास होती है समास शैली, जिसका अर्थ होता है संक्षेप करना, अर्थात छोटा करना। समास की परिभाषा जो होती है वह है दो या दो से अधिक पदों को मिलाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। यहाँ पर दो या दो से अधिक पदों को मिला दिया जाता है और इसी प्रक्रिया को हम यहाँ पर समास कहते हैं। जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो इस प्रक्रिया में जब ये पहला पद और दूसरा पद, कम से कम दो या इससे अधिक भी पद यहाँ पर हो सकते हैं, जब ये पद मिलते हैं तो एक नया पद बनता है, जिस नए पद को हम यहाँ पर समस्त पद कहते हैं। जब ये समस्त पद हमको मिल जाता है और यदि वापस से हम इस समस्त पद के प्रत्येक पदों को पृथक करते हैं या अलग अलग करते हैं तो इस समस्त पद को पृथक करना या अलग अलग करना हमारे पास समास विग्रह कहलाता है। इसका सीधा सा अर्थ हमारे पास यह है कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाने की प्रक्रिया समास कहलाती है और दो या दो से अधिक पदों को मिलाने की प्रक्रिया से बनने वाला नया पद समस्त पद कहलाता है तथा समस्त पद के प्रत्येक पदों को अलग अलग करके लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। जब हम समास रचना करते हैं तो हमें कम से कम दो पदों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहले पद को हम यहां पर पूर्व पद कहते हैं तथा बाद वाले पद को हम उत्तर पद के नाम से जानते हैं। जो थ्योरेटिकल प्रश्न हमारे पास आते हैं या सैद्धांतिक प्रश्न हमारे पास आते हैं, अधिकांश सैद्धांतिक प्रश्न यहां से आते हैं। पूछा जाता है कि बताइए समास का अर्थ क्या होता है, समास की परिभाषा क्या है, समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या होता है, या समास के रचना में या निर्माण में कितने पदों की आवश्यकता होती है। तो यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि कम से कम दो पदों की आवश्यकता होती है। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास इससे अधिक पद हो सकते हैं, लेकिन कम से कम केवल दो पदों की आवश्यकता हमें होती है। अब देखते हैं संधि और समास में क्या अंतर होते हैं। कुछ मुख्य अंतर है जो संधि और समास को पृथक करते हैं। पहला अंतर जो है वो दोनों की परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाता है। संधि जो है, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, किंतु समास में दो पदों का मेल होता है। वर्ण जो होते हैं, वर्ण की परिभाषा मैं बताता हूं। वर्ण की परिभाषा है ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। ऐसी ध्वनियां जो हमारे मुख से निकलती हैं, जब इनको लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो उसे हम यहां पर वर्ण कहते हैं। स्वर और व्यंजन ये वर्णों के ही प्रकार होते हैं। पदों की मैं बात करूं तो पद वो होते हैं जब किसी वाक्य में किसी शब्द को किन्हीं अन्य शब्दों के साथ संबंधित कर दिया जाता है तो उन्हीं शब्दों को हम यहां पर पद कहते हैं। जैसे मैं कहूं यदि कि मैं भोपाल में रहता हूं, यहां पर ये सारे शब्द हैं लेकिन इस वाक्य में एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए
ये सारे यहाँ पर पद कहलाएंगे। तो इसी प्रकार से पद यहाँ पर होता है। दूसरा अंतर यह है कि जब संधि में वर्णों का मेल होता है तो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, किंतु जब समास में पदों का मेल होता है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार का अर्थ होता है सामान्य शब्दों में परिवर्तन। जैसे कि जब हम आ और ई का मेल कराते हैं तो ए बनता है, मतलब कि इस वर्ण और इस वर्ण का मेल कराते हैं तो मेल होने के पश्चात कुछ विकार या परिवर्तन आ जाता है, किंतु समास में ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरा सबसे मुख्य अंतर जो है वो ये है कि संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है, किंतु समास तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सभी प्रकार के शब्दों में होता है। ये तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, देशज क्या होते हैं, विदेशज क्या होते हैं, ये हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इतना तीनों को एक बार फिर से मेमोराइज कर लीजिए कि संधि में वर्णों का मेल होता है लेकिन समास में पदों का मेल होता है। संधि में जब वर्णों का मेल होता है तो उससे विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, किंतु समास में पदों के मेल से किसी भी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। आखिरी अंतर यह है कि संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है, किंतु समास तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सभी प्रकार के शब्दों में होता है। इसी की अगली कड़ी में हम देखते हैं समास के भेद। अभी तक समास से सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि समास के कितने भेद हैं। यदि सामान्यतः यह प्रश्न आता है कि समास के कितने भेद हैं या समास के कितने प्रकार हैं, तो हमारा उत्तर होगा कि समास के 6 भेद या समास के 6 प्रकार होते हैं। लेकिन कई बार प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है कि पद प्रधानता की दृष्टि से समास कितने प्रकार के होते हैं। जब पद प्रधानता की दृष्टि से पूछा जाए तब हमारा उत्तर हो जाएगा 4। अर्थात सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन पद प्रधानता की दृष्टि से समास के 4 भेद होते हैं। इनको समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके। पहला समास हमारे पास है अव्ययी भाव समास। यहां पर मैंने पूर्व पद लिखा हूं, यहां पर उत्तर पद लिखा है। पूर्व पद वो है जो समास का पहला पद होता है और उत्तर पद वह है जो समास का बाद वाला पद होता है। अव्ययी भाव समास की परिभाषा यह होती है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद गौण होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहां पर प्रधान का अर्थ है मुख्य और गौण का अर्थ है जो प्रधान या मुख्य नहीं है, अर्थात अप्रधान है। उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है प्रतिक्रिया। ये प्रतिक्रिया का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो ये बनता है क्रिया के विपरीत क्रिया। क्रिया के विपरीत जब क्रिया होती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। यहां पर प्रति पूर्व पद है और क्रिया उत्तर पद है, तो यहां पर हमें पता करना है कि कौन सा पद यहां पर प्रधान होगा। जब क्रिया के बदले क्रिया हो रही है तो उसे हम प्रतिक्रिया बोलेंगे, इसलिए यहां पर प्रति जो पद हमारे पास है वो प्रधान होगा और क्रिया पद यहां पर गौण होगा। इस प्रकार से उदाहरण अव्ययी भाव समास का हो जाता है। दूसरा समास है हमारे पास द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, इसलिए इसकी परिभाषा भी ऐसी बनती है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा उत्तर पद भी प्रधान होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण शिव पार्वती। यहां पर इन दोनों पदों में हम देखते हैं कि प्रधान पद कौन सा होगा, तो हम यहां पर स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि कोई भी पद अप्रधान है। यदि हम बात करें भगवान शिव या माता पार्वती में तो दोनों ही पद यहां पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि दोनों ही यहां पर
प्रधान पद हैं। जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो समास हो जाता है द्वंद्व समास। अगला समास है हमारे पास तत्पुरुष समास। जिस समास का पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है उस समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गगन चुंबी, इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो बनता है गगन को चूमने वाला। जब कोई खिलाड़ी 6 रन मारता है तो कमेंटेटर्स बोलते हैं कि गगन चुंबी छक्का लगा, मतलब कि ऐसा छक्का जो गगन को चूमने जा रहा है। तो यहां पर गगन तो एक गौण पद है, लेकिन जो गेंद उसे चूमने जा रही है वो यहां पर प्रधान पद होता है, इसलिए ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तत्पुरुष समास का। चौथा हमारे पास समास आता है बहुब्रीहि समास। जिस समास का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद भी गौण होता है, अर्थात दोनों पद गौण होते हैं और दोनों को मिलाने से जो नया पद बनता है वो प्रधान होता है, उस समास को हम यहां पर बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसके उदाहरण में आप देखिए, लंबोदर। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो बनता है लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। पहला पद है यहां पर लंबा, दूसरा पद है उदर, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद एक तीसरा पद बनता है श्री गणेश, जो कि प्रधान हो जाता है। इस प्रकार से लंबा और उदर दोनों पद यहां पर कैसे होते हैं? गौण होते हैं। इसलिए एक उदाहरण किस समास के अंतर्गत चला जाता है? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। जब आपसे पद प्रधानता की दृष्टि से समास पूछे जाते हैं, हम उत्तर लगाते हैं 4, तो वो ये 4 होते हैं। किंतु जो आपसे 6 पूछे जाते हैं तब इसके आगे जो हम 2 टाइटल पढ़ने वाले हैं ये 6 के अंतर्गत आ जाते हैं। 5वां समास है हमारे पास द्विगु समास। द्विगु समास का जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची विशेषण का यहां पर अर्थ है ऐसा विशेषण जो संख्याओं के आधार पर विशेषता दर्शाए। जैसे त्रिफला। यहां पर त्रिफला का यदि मैं विग्रह करता हूं तो होता है 3 फलों का समूह। अब ये फलों की विशेषता यह है कि ये कितने हैं? 3 हैं। इसी प्रकार से पंचवटी, यहां पर इसका विग्रह करते हैं तो बनता है 5 वटों का समूह। यहां पर इन वटों की विशेषता यह है कि ये कितने हैं? 5 हैं। तो यहां पर फलों की विशेषता थी कि ये 3 है, वटों की विशेषता है कि ये 5 है। इसी प्रकार से संख्याओं की सहायता से जब विशेषता बताई जाती है तो ये समास द्विगु समास के अंतर्गत ये सारे उदाहरण आ जाते हैं। अंतिम समास हमारे पास जो है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध चलता है। विशेषण विशेष्य मतलब एक शब्द विशेषता बताता है दूसरे शब्द की। देखिए कैसे लिखा है, नीलकमल, अर्थात नीला है जो कमल। कमल की विशेषता है कि वो नीला है, तो यहां पर एक शब्द की दूसरे शब्द ने विशेषता बता दिया। उपमेय उपमान का अर्थ यह होता है कि एक शब्द का दूसरे शब्द से यहां पर कंपैरिजन होता है, यहां पर तुलना होती है। जब 2 शब्दों की तुलना होती है तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाता है? कर्मधारय समास के अंतर्गत। जैसे चरण कमल, अर्थात कमल के समान चरण, मतलब यहां पर चरणों की तुलना आप कमल से कर रहे हैं या कमल की तुलना चरणों से यहां पर आप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पर ये 6 समास होते हैं। यदि हम पद प्रधानता की दृष्टि से बात करें तो अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास
बहुब्रीहि समास। और जब कुल समासों की बात होती है तो द्विगु समास और कर्मधारय समास भी यहाँ पर स्थान ले लेते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी और मेरे द्वारा पढ़ाया गया विषय आपको समझ में आया होगा।